नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 8 और 9 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था, उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन था एडीबी अप्रूव्स $190 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन विच सिटी। एडीबी ने शक्ति के उन्नयन के लिए किस शहर में $190 मिलियन का ऋण वितरण को मंजूरी दी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे कोच्चि, अयोध्या, वाराणसी और बेंगलुरु। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु। अब यहाँ पर बेंगलुरु की बात हुई है तो बेंगलुरु कहाँ आता है, तो वो आता है कर्नाटक में। उसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। और यहाँ पर एडीबी की बात हुई है क्योंकि एडीबी ने जो है वो $190 मिलियन का जो लोन है वो किसे दिया है, तो वो दिया है बेंगलोर को। अब बेंगलोर में कौन से कंपनी को दिया है, चलिए उसे भी देखते हैं। तो ये है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। अब फिलीपींस की बात हुई है तो वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, पीसो। और जो एडीबी के प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है मासात्सुगु असाकावा। उसके बाद में ये जो $190 मिलियन का जो लोन है वो बैंगलोर को दिया गया है। अब बैंगलोर में कौन से कंपनी को दिया गया है, तो वो है BESCOM यानी कि बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड। तो इतनी जानकारी हमें एडीबी से और बैंगलोर से मिलती है, लेकिन बैंगलोर जो है वो कर्नाटका में स्थित है। तो चलिए देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बैंगलोर। उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है BS येदुरप्पा और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, वो है वजुभाई वाला। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आज का जो पहला सवाल है वो है अकॉर्डिंग टू न्यू सर्वे जॉइंटली कंडक्टेड बाय नेपाल एंड चाइना, व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 8,806.96 मीटर, 8,848.86 मीटर, 8,848.66 मीटर और 8,848.76 मीटर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 8,848.86 मीटर। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर चाइना और जो नेपाल है इन्होंने जॉइंटली एक सर्वे कंडक्ट कराया है जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई खोजने के लिए। तो नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है काठमांडू। वहाँ के जो PM है वो कौन है, तो वो है KP शर्मा ओली। और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, नेपाली रुपया। उसके बाद में चाइना की बात हुई है तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, शी जिनपिंग। और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रेनबिनवी। चलिए अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ डीप और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर मैंने ये जो फोटो लगाया है ये किसका है, तो ये फोटो है बछेंद्री पाल का। इन्होंने 1984 में पहली ये वुमन बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और ये इंडियन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये तो पहली इंडियन थी जिन्होंने चढ़ाई करी थी माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन गया था, तो वो गए थे 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। उसके बाद में अब एडमंड हिलेरी कौन से देश से थे, तो वो थे न्यूजीलैंड से। उसके बाद में तेंजिंग नॉर्गे कौन से देश से थे, तो वो थे नेपाल से। उसके बाद में अब यहाँ पर 29 मई दिख रहा है तो हम 29 मई को ही माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। तो चलिए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड और कुछ जानकारी देखते हैं। अब ये दो कौन है, तो ये दो जो है ये ट्विन सिस्टर्स है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। उनका जो नाम है वो है ताशी एंड नुसुंग मलिक। ये जो है ये 1991 में बॉर्न हुई थी और ये पहली सिबलिंग्स है यानी कि पहले जुड़वा बहन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। और एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि 2020 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो इन्हें ही दिया गया है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि बछेंद्री पाल जो है वो पहली इंडियन वुमन है जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लेकिन ऐसी कौन सी वुमन है जो 2 बार चढ़ी है, तो उनका नाम है संतोष यादव जो 1992 और 93 में 2 बार चढ़ी थी। उसके बाद में चलिए और देखते हैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बछेंद्री पाल जो थी वो पहली इंडियन वुमन थी। अब तो पहले इंडियन मैन कौन थे, तो वो थे अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा जो थे उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और वो पहले इंडियन मैन थे और 16 नंबर के पर्सन थे माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले।
उसके बाद में जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, जो नई ऊंचाई मापी गई है किसके द्वारा, नेपाल और चाइना द्वारा, वो कितनी आई है, तो वो आई है 8,848.86 मीटर, यानी कि 29,032 फीट। इसके पहले जो सर्वे कराया गया था वो कब कराया गया था, तो वो कराया गया था 1955 में। किसने कराया था, तो भारत ने कराया था। उस वक्त जो इसकी हाइट है वो कितनी मापी गई थी, तो वो थी 8,848, यानी कि 29,029 फीट। तो इतनी जानकारी हमें माउंट एवरेस्ट से इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो दूसरा सवाल है वो है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 10th, 11th, 12th या फिर 13th, यानी कि 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो क्या आई है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 10वां, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस सूचकांक 2021 है उसमें भारत की जो रैंक है वो 10वीं आई है। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात हुई है तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री है वो कौन है, वो है प्रकाश जावड़ेकर। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो है वो कौन जारी करता है, तो चलिए अब उसके बारे में जानकारी देखते हैं। ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें जो भारत की रैंक आई है वो कौन सी आई है, तो वो 10वीं आई है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी, तो वो थी 9वीं। उसके बाद में जो भारत का ओवरऑल स्कोर रहा है वो रहा है 63.98। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहले 3 प्लेसेस है वो अभी भी वैकेंट है, क्योंकि जो पेरिस के क्लाइमेट टारगेट्स होते हैं वो कोई भी जो कंट्री है वो अभी तक पार नहीं कर पाई है, इसीलिए पहले 3 प्लेसेस जो है वो अनऑक्युपाइड है, यानी उसे अभी भी वैकेंट ही रखा गया है। और जो 4 नंबर पर कंट्री है वो कौन सी है, स्वीडन। अब जब भी स्वीडन की बात होती है तो मैं एक बात आपको हमेशा बताता हूँ, वो है ग्रेटा थनबर्ग की, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो क्लाइमेट के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। वो एक एक्टिविस्ट है जो कि इन्वायरमेंट के सेक्टर में काफ़ी अच्छी योगदान भी दे रही है, इसीलिए मैं उनका नाम आपको हमेशा बताता हूँ। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट सीईओ ऑफ द WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जे वेंकटरमू, अनिल सोनी, अमिताभ चौधरी और शशिधर जगदीशन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, वो है अनिल सोनी। उसके अब यहाँ पर WHO फाउंडेशन की बात हुई है तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर शशिधर जगदीशन दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये HDFC बैंक के CEO है। उसके बाद में हमें अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये एक्सिस बैंक के CEO है। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं WHO फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है अनिल सोनी, जिन्हें WHO फाउंडेशन का जो CEO है वो चुना गया है। अब यहाँ पर WHO फाउंडेशन की बात हुई है तो ये है क्या, तो जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक WHO फाउंडेशन बनाया था। किस चीज़ के लिए, तो जो ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए ये WHO फाउंडेशन है, इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी, मई 2020 में। उसके बाद में अब यहाँ पर WHO की बात हुई है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, तो उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, जिसमें मैंने ट्रिक से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें याद कैसे रखा जाए, उसके बाद में उनके जो स्थापना वर्ष है या फिर उनके जो मुख्यालय है उन्हें आसान तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी बेहतरीन ट्रिक बताइए। आप यहाँ पर आई बॉल बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर WHO फाउंडेशन की बात हुई है तो WHO फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो है टेड्रोस अधानो। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1948 में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 9 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 9 दिसंबर। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की बात हुई है तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन 1 दिसंबर की बात हुई है तो 1 दिसंबर की जब भी बात होती है तो हमें जो है वो इंटरनेशनल एड्स डे ध्यान में रखना है, क्योंकि एड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका लॉन्ग फॉर्म भी काफ़ी जगह पूछा जाता है। तो एड्स का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये होता क्यों है, तो ये होता है HIV वायरस से। अब HIV की बात हुई है तो HIV यानी क्या होता है, तो वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में इस साल इसकी थीम क्या थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एड्स की इस साल की थीम क्या थी। तो इस साल की जो एड्स की थीम थी वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में 4 दिसंबर भी दिख रहा है, तो जब भी 4 दिसंबर की बात होती है तो मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ कि 4 दिसंबर को जो है वो भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में जो भारत के अभी वर्तमान में नेवी चीफ है वो कौन है,
तो वह है करमवीर सिंह, जो कि 24वें क्रमांक के भारतीय नौसेना प्रमुख है। 9 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है वो होता है थीम का। तो इसकी जो इस साल की थीम थी वो क्या थी, वो थी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। उसके बाद में अब इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, ये मनाया किस दिन जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से की थी और किसने की थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो की थी यूनाइटेड नेशन ने। और कब की थी, तो वो करी थी 31 अक्टूबर 2003 को। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल द सिटी एंड द सी, हु हैज़ वन द 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर दिस नॉवेल। उपन्यास द सिटी एंड द सी का लेखक कौन है जिसने इस उपन्यास के लिए 3रा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजकमल झा, नरेश कुमावत, रवि बेलगरे और सौमित्र चटर्जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजकमल झा। अब यहाँ पर नरेश कुमावत दिख रहा है, रवि बेलगरे दिख रहा है और सौमित्र चटर्जी दिख रहा है। तो सौमित्र चटर्जी कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल के एक काफ़ी जाने माने एक्टर थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, यानी कि उनका निधन हुआ है। उसके बाद में रवि बेलगरे कौन है, तो ये कर्नाटक के एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद में अब नरेश कुमावत कौन है, तो नरेश कुमावत जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेएनयू में जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का जो है वो अनावरण किया है। तो इस मूर्ति को जो बनाने वाला मूर्तिकार है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नरेश कुमावत। उसके बाद में अब राजकमल झा की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं राजकमल झा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है राजकमल झा। राजकमल झा जो है वो एक जर्नलिस्ट है, यानी कि लेखक है, और उन्होंने जो बुक लिखी है वो बुक का क्या नाम है, तो वो बुक का नाम है द सिटी एंड द सी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें 3rd क्रमांक का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला है, लिटरेसी प्राइज मिला है। उसके बाद में अब ये बुक बेस काय पे थी, तो ये बुक जो है वो बेस थी जो 2012 में निर्भया का रेप मर्डर केस हुआ था, उस पर यह बुक बेस थी। उसके बाद में इसका जो प्राइज मनी है वो कितना है, तो वो है $5000 का, जो कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ही इस कार्य को करा गया है। जो अगला सवाल है वो है, पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट्स कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ व्हिच मेट्रो प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने किस मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आगरा, अयोध्या, वाराणसी और बेंगलुरु। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आगरा। अब पीएम मोदी ने जो है वो वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क को, तो मेट्रो प्रोजेक्ट को। कौन से मेट्रो प्रोजेक्ट को, तो वो होने वाला है आगरा में। अब यहाँ पर आगरा की बात हुई है, तो आगरा कहाँ पर आता है, तो आगरा आता है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और कौन से राज्य की गवर्नर है, तो वो है मध्य प्रदेश की। उसके बाद में जो राज्यसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, तो वो है 31 यानी कि 31, और लोकसभा की सीट जो है वो कितनी है, 80। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे टू ऑफर पेमेंट्स, हु इज़ द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भुगतान करने के लिए आई मोबाइल पे लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जे वेंकटरमू, मल्लिकार्जुन राव, संदीप बख्शी और शशिधर जगदीशन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संदीप बख्शी। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि शशिधर जगदीशन कौन है। तो ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। मल्लिकार्जुन राव दिख रहा है, तो मल्लिकार्जुन राव जो है वो कौन से बैंक के सीईओ है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आईसीआईसीआई बैंक का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 5 जनवरी 1994 को। उसके बाद में उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा, गुजरात में। उसके जो चेयरमैन है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और उसके जो सीईओ है वो कौन है, तो वो है संदीप बख्शी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है, तो वो है हम है ना। तो जो अगला सवाल है वो है, सर्जियो पेरेज विंस साकिर ग्रैंड प्रिक्स 2020, साकिर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सर्जिया पेरेज ने साकिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। साकिर किस देश में स्थित है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कतर, ब्राज़ील, स्पेन और बहरीन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बहरीन। अब यहाँ पर बहरीन की बात हुई है, तो बहरीन की जो कैपिटल है वो क्या है, तो बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा।
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि वहाँ के जो किंग है वो कौन है, तो वो है सलमान बिन हमद अल खलीफा। वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो वहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें कतर दिख रहा है, तो कतर की कैपिटल क्या है, तो वो है दोहा। उसके बाद में स्पेन की कैपिटल क्या है, तो वो है मैद्रिद। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, तो वो है ब्राज़ीलिया। जो अगला सवाल है वो है पार्थिव पटेल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुजरात। पार्थिव पटेल जो है वो एक क्रिकेटर है जो कि विकेट कीपिंग करते थे। उसके बाद में ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये राज्य से बिलोंग करते हैं गुजरात। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है गांधीनगर। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है वो कौन है, वो है विजय रूपानी। इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड विच बैंक। आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, कराड़ जनता सहकारी बैंक और खामगांव बैंक। सवाल का जो सही जवाब है वो है कराड़ जनता सहकारी बैंक। उसके बाद में यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको जैसा कि हर बार बताता हूँ, आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद में वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। वो कौन से क्रमांक के है, तो वो है 25वें क्रमांक के। उसके बाद में जो राष्ट्रीयकरण है यानी कि नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था आरबीआई का, तो वो हुआ था 1949 में। तो इतनी जानकारी हमें आरबीआई के बारे में पता होना जरूरी है। दिसंबर का जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है द हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज सेंटर। ग्वालियर का ऐतिहासिक किला शहर और मध्य प्रदेश में ओरछा को यूनेस्को की विरासत शहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विरासत केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पेरिस, न्यूयॉर्क, मनीला और वाशिंगटन डीसी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।